स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन के 9-10 चैनल पे, जहाँ पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो हम लोग 9th का सिंपल पेपर जो है वो रिवाइज कर रहे थे लास्ट 2 क्लासेस से, जो कि लाइव जाके हुई थी। तो अगर आपने वो 2 लाइव क्लासेस नहीं देखी, ये हमें रिकॉर्डेड लेनी पड़ रही है, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो क्लास लाइव नहीं हो पाई, तो ये हम रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल देंगे इसको। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो हमारी पार्ट 1 और पार्ट 2 एक सैम्पल पेपर की सीरीज शुरू की थी, जहाँ पे 3 लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने सैम्पल पेपर को डिस्कस करने की कोशिश की है। तो वहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 लाइव जाके हुए। तो अगर आप इस वीडियो को सीधा देख रहे हो तो आपको पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना चाहिए, जो कि लाइव सेक्शन में जाके पढ़ा हुआ होगा, आप जाके देख सकते हैं, तब जाके आप ये पार्ट 3 देखिएगा। और अगर आप पहले के पार्ट 2 देख चुके हैं तो सीधा पार्ट 3 शुरू करते हैं। चलिए ठीक है यार। तो लास्ट 2 लेक्चर से हम लोग क्या कर रहे थे, अगर आप लोगों को याद हो तो, जिसमें हमने सेक्शन ए पहले ही दिन ख़त्म कर लिया था, सेक्शन बी हमने दूसरे दिन में ख़त्म किया और थोड़ा बहुत सी भी किया। नहीं किया था? क्या बात कर रहे हो, ये लास्ट क्वेश्चन रह गया था। अच्छा ठीक है। उसके बाद हमारा सेक्शन डी शुरू, सी खत्म नहीं हुआ था, एक क्वेश्चन रह गया था। ओके ठीक है, हाँ डन। और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सेक्शन ई। मतलब आज हमारा लास्ट डे होगा। 3 दिन हर पेपर में नहीं लगने चाहिए, क्योंकि ये पहला पेपर था, डिस्कशन में समय लगा, चीज़ों को समझाया, कुछ चीज़ें आपसे भी करवाई, थ्योरी क्वेश्चन को भी लिखा। आगे से ऐसा नहीं हो, डेरिवेशन जो है वो भी करी, तो हर पेपर में हम नहीं करने वाले। पहला पेपर था तो करना ज़रूरी था। चलो, जैसे कि अब एक क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, बायोलॉजी का सवाल है प्योर। कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द टिश्यू प्रेजेंट इन हस्क ऑफ कोकोनट। ये सवाल का आंसर शायद सभी को पता होता है कि आंसर है स्क्लेरेनकाइमा। हस्क ऑफ कोकोनट का मतलब जो कोकोनट के ऊपर भूसा होता है, ब्राउन ब्राउन सा, या ग्रीन के नीचे जो कभी कभार सेमी ब्राउन लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं हस्क ऑफ कोकोनट, जो कि डेड सेल्स का बना होता है, जिसको स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू भी बोलते हैं। आपको इस टिश्यू के कुछ कैरेक्टर्स बताने हैं, अगर आप वैसे समझो तो ये जो सवाल है इसमें 2 कैरेक्टर बहुत होंगे, बिकॉज 4 पार्ट है, आप देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कितने कैरेक्टर्स बहुत होंगे? 2 कैरेक्टर्स बहुत होंगे। तो सबसे पहला आप कह सकते हो सेल्स ऑफ क्या? स्क्लेरेनकाइमा हैव थिक सेल वॉल। इनकी जो सेल वॉल होती है आप सबको पता है वो थिक होती है। और सेकेंड, सेल्स आर डेड, है ना भाई? सेल्स जो होते हैं वो क्या भी होते हैं? डेड। तीसरा पूछते तो आप लिख देते हैं कि भाई इनमें कोई गैप नहीं होता है। प्रॉपर्टीज पूछी आपसे, कैरेक्टर्स पूछे, यूज नहीं पूछा। यूज आपसे अगले सवाल में पूछा है कि इसका फंक्शन क्या होता है। तो क्या ये प्रोटेक्शन, रिजिडिटी, स्ट्रेंथ, ये सब देता है? प्रोटेक्शन टू पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। सही कह रहा हूँ बच्चों? इसके बाद 4th पार्ट में पूछा है गिव अनदर एग्जांपल ऑफ सेम टिश्यू, यानी स्क्लेरेनकाइमा का एक और एग्जांपल देना है। तो क्या? वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या इसमें बार्क ऑफ ट्री हो सकता है? बिल्कुल भाई, तो बार्क ऑफ ट्री। एक बच्चे के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि बार्क ऑफ ट्री एक कौन सा टिश्यू है, तो उसने लिखा था कि वो एक एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो परमानेंट में कन्वर्ट हो गया है। बात तो सही है, लेकिन इसके नंबर नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है ना, और वो नाम क्या है? स्क्लेरेनकाइमा। तो इसलिए आपको वही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगला सवाल, जो कि अब सेक्शन कहाँ से शुरू हो रहे हैं? डी से। सेक्शन डी में भी आपको देखो, साइंस में ना वैसे मार्क्स उतना मैटर नहीं करते, क्योंकि अब चीज़ें ज़्यादातर सीबीएसई के सिलेबस में पार्ट्स में ज़्यादा आती हैं। ये जो पेपर है किसी स्कूल के बच्चे का, बच्चे के स्कूल का, उस पेपर में डिवीज़न मैं ये कहूँगा बहुत अच्छा नहीं है। मार्क्स का डिवीज़न काफ़ी प्यारा नहीं है। नहीं तो अगर आप नोटिस कर रहे हो तो ज़्यादातर केसेस में अब जो हमारे बोर्ड में या हमारे फाइनल एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, पार्ट्स में आ रहे हैं। पार्ट्स का मतलब अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में 3 पार्ट आ रहे हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो ऐसा आ रहा है 2 + 2 + 1, समझ गए? तो ऐसा ज़्यादा आ रहा है। पूरे के पूरे 5 नंबर के क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। चलो फिलहाल अगेन ऊपर एक प्रॉपर क्या है? न्यूमेरिकल, और नीचे क्या है? थियोरी। अगर हमें दोनों आते होंगे तो हम कौन सा करने वाले हैं? फिर भी आओ अभी फिलहाल तो दोनों को देख लें।
अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, जिसकी ऊंचाई कितनी है 100 मीटर। एट द सेम टाइम एक और पत्थर को ऊपर फेंका गया 25 मीटर पर सेकंड से। अगर आप होशियार हो तो आपको याद आ गया होगा, ये एनसीईआरटी का सवाल है। कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स विल मीट, ये कहाँ और कब एक दूसरे से मिलेंगे। आप में से किसी बच्चे ने मुझसे सवाल अभी आजकल में पूछा भी था, ठीक है ना, हाँ आपने पूछा था ना, हाँ ये एनसीईआरटी का सवाल है। इसकी वैल्यू बदल देंगे, कुछ कर देंगे, असाइनमेंट्स में डाल देंगे, मॉक टेस्ट में डाल देंगे, सैम्पल पेपर में डाल देंगे, लेकिन ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा से इस सवाल को करने का एक ही तरीका है। पहले ऊपर वाली बॉल सेकंड, फिर नीचे वाली बॉल के लिए इक्वेशन लगाएंगे सेकंड। टाइम तो दोनों में सेम ही होगा, दोनों के टाइम को एक दूसरे में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आओ शुरू करते हैं। पहले ऊपर से आने वाली बॉल के लिए बात कर लेते हैं। फॉर फर्स्ट बॉल इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आपने बॉल को ऊपर से ड्रॉप किया उसको। अच्छा, अब कमाल की बात यह है कि अगर ये 100 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है और आपने बॉल को ड्रॉप किया है, यहां से एक और उसी वक्त एक बॉल को थ्रो भी तो किया, तो ऊपर से एक बॉल को ड्रॉप किया, वो यहां आके टकरा गई। एक बॉल को ड्रॉप किया, एक बॉल को थ्रो किया, तो वो कहीं टकराए, लेट से वो यहां पे आके टकराए। तो अगर ऊपर वाली बॉल x चली तो नीचे वाली बॉल 100 माइनस x चली होगी, क्योंकि दोनों को मिलके तो 100 ही चलना है। तो ऊपर वाली बॉल जो नीचे आ रही है उसके लिए अगर डिस्टेंस x है तो एक्सेलरेशन तो आप सबको पता है कितना होगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फ्री फॉल हो रहा है ना, टाइम निकालते हैं इसके लिए। s इज इक्वल टू s है x, इनिशियल वेलोसिटी 0 तो पूरा 0 हो जाएगा, और एक्सेलरेशन हमारे पास 10 है, और टाइम हमारे पास निकालना है। x की वैल्यू आ जाएगी 5t²। अब ये आपको देख के बहुत अजीब लगेगा, लेकिन मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आपको इस क्वेश्चन में सब्र रखना है। अब यही सेम काम आपको कहाँ से करना है, जब एक बॉल को नीचे से, और उसमें जो भी x की वैल्यू आएगी वो यहाँ से हम पुट करने वाले हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब हम सेकेंड बॉल के लिए बात करने वाले हैं। तो सेकेंड बॉल में क्या होगा बच्चों, सेकेंड बॉल में अगेन आपने नीचे से फेंका है उसके ऊपर, और कितनी वेलोसिटी से फेंका है 25 मीटर पर सेकेंड से, और वो कितनी हाइट या डिस्टेंस कवर करेगा, तो आंसर है 100 माइनस x। कितना, और जब वो टकराएगा तो टाइम तो t ही लेगा ना, क्योंकि दोनों को एक साथ ही फेंका और ड्रॉप किया। तो अल्टीमेटली जो टाइम होगा वो t होगा, और एक्सेलरेशन नीचे से ऊपर जाते वक्त होता है माइनस में, तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे भी हम सेकेंड इक्वेशन लगा देंगे, तो s इज इक्वल टू ut प्लस, लेकिन डिस्टेंस जो चलना है इनको वो 100 माइनस x है, इनिशियल वेलोसिटी 25 है, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है -10, और t हमें निकालना है। तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास 100 माइनस x इज इक्वल टू 25t प्लस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 5 आ जाएगा डिवाइड करके, क्योंकि 2 10 को काट देगा तो 5, तो -5t² आ जाएगा। आप ध्यान से सुनना, हमने पिछले वाले पार्ट से x की वैल्यू क्या निकाल ली थी 5t², उसको यहाँ पे पुट कर देना है। तो 100 माइनस x की जगह क्या पुट कर दिया 5t², 25t माइनस क्या 5t², 5t² से 5t², हमेशा ऐसा होगा, हमेशा ऐसा होगा। कोई भी नंबर्स दे रखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाला हिस्सा इससे डिवाइड होगा ही होगा, कैंसिल होगा ही होगा मतलब। तो क्या बच जाएगा 100 इज इक्वल टू 25t, तो t की वैल्यू हमारे पास 100 अपॉन में 25 विच इज 4 सेकेंड आ जाएगी। अब हमें क्वेश्चन में व्हेन एंड वेयर, तो हमने किसका आंसर तो दे दिया व्हेन का, यानी आफ्टर 4 सेकेंड। वेयर का मतलब है अब हमें ये निकालना है कि ये कहाँ, यानी डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने के लिए कह सकता हूँ हमें x निकालना है, तो x निकालने के लिए ये वाला इक्वेशन हमारे काम आएगी। क्या आया था x 5t², 5t की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 × 5 80, कितना आ गया
इसका मतलब ऊपर से जो बॉल ड्रॉप हुई है वो कहाँ के गिरेगी, नीचे जब, तो 80 मीटर पे जाके वो टकराएंगे। एंड में स्टेटमेंट लिखनी जरूरी है। हेंस बोथ द बॉल्स विल कोलाइड आफ्टर 4 सेकेंड्स एट डिस्ट, अगर नीचे से बोलोगे तो एट डिस्टेंस 20 मीटर फ्रॉम दी बॉटम या एट डिस्टेंस 80 मीटर फ्रॉम दी टॉप, ऐसे बोलते हैं। ठीक है जी। अगला सवाल, स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप सब जानते हैं कि नहीं? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। और हमेशा नीचे फॉर्मूला भी लिख के आना है। G is proportional, force is proportional to m1 into m2, याद है? फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, फिर दोनों कंबाइन करके G वहाँ तक करके आना होगा आपको। इसका आपको मेरे हिसाब से एक ही नंबर मिलेगा। इसके बाद आता है गिव 3 डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट। हमने तो बहुत सारे किए। सबसे पहले तो डेफिनेशन आती है। मास क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर। वेट क्या है? फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर। मास की ऐसा यूनिट है किलोग्राम, वेट की ऐसा यूनिट है न्यूटन। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वेट एक वेक्टर। मास जगह और हाइट पोजीशन के साथ चेंज नहीं होता, वेट हाइट पोजीशन के साथ चेंज हो जाता है। और भी बहुत सारे, जैसे मास 0 कभी नहीं हो सकता, वेट 0, नेगेटिव पॉजिटिव सब हो सकता है ना, ऐसे। ठीक है, डन है, हो जाएगा ये पक्का। अब आप बताओ, आप ये करोगे तो आंसर है। अगर हमें दोनों आते हैं तो अगेन यहाँ हमने अपने हिसाब से मास और वेट में बहुत अच्छे डिफरेंसेस लिखे, बट टीचर को हमारी भाषा समझ में नहीं आई। भाषा से मेरा कहने का मतलब उनको हमारे वर्ड्स पसंद नहीं आए तो नंबर कट सकते हैं। यहाँ क्यों भाषा समझ नहीं आएगी, यहाँ तो भैया बस न्यूमेरिकली सॉल्व करना है। हाँ जी सर, हमारा मास क्या होता है? सर, हमारा वेट होता है ना हमारा, तो है हमारा तो वेट नापते हैं ना हम लोग। हम अपना वेट नापते हैं, फिर जो वेइंग मशीन होती है वो ऑटोमेटिकली उसको जी से डिवाइड करके हमको अपना मास देती है। मशीन नापती क्या है? वेट। कौन सी मशीन की बात कर रहा हूँ? जिसमें हम खड़े होते हैं, वो हमारा वेट नापती है। फिर उसमें ही कैलकुलेशंस होती हैं, वही 9.8 से इससे क्या करती है? डिवाइड, और हमें दे देती है। ये नाप वो क्या रही है? वेट, लेकिन हमें दे क्या रही है? मास। ठीक है ना। अब 11th क्लास में क्वेश्चन आता है, आपके तो नहीं आएगा, कि अगर मैं एक वेइंग मशीन को माउंट एवरेस्ट पे ले जाऊं और वहां जाके वजन नापूं तो क्या वो सही रीडिंग देगी या गलत? तो आंसर है वो गलत रीडिंग देगी। गलत क्यों देगी? क्योंकि उसमें जी की वैल्यू को 9.8 रखा गया है, जो कि दिल्ली, इंडिया, इन सब में जो वैसे तो दिल्ली भी सी लेवल पर नहीं है, बट ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन माउंट एवरेस्ट जो कि 8.8 किलोमीटर ऊपर है, वहाँ तो जी की वैल्यू बहुत बदल जाती है। और जहाँ पे भी जो भी समुद्र के किनारे हैं, तमिलनाडु हो गया, नॉर्थ का जितना भी हो गया हिस्सा, गोवा हो गया, मुंबई हो गया, ये सब क्या है? सी लेवल। सी लेवल मतलब जहाँ सी होता है बेटा, है ना। तो वहाँ पे जी की वैल्यू क्या रहती है? 9.8। बाकी सब पे 9.8 से तो कम ही है। और माउंट एवरेस्ट तो काफ़ी ज़्यादा क्या है? ऊपर है, तो वहाँ तो जी की वैल्यू थोड़ी सी और कम हो जाती है। पर मशीन को थोड़ी ना पता है माउंट एवरेस्ट पे आ गए हो, तो वो तो कैलिब्रेटेड है 9.8 से, तो वो रीडिंग गलत देती है। ऑल तो आजकल ऐसी मशीन्स आ गई हैं जो बहुत महंगी होती हैं, जो जिस पे GPS लगा होता है, जो सैटेलाइट से प्रोग्राम्ड होती हैं, और जगह चेंज होने पे अपने हिसाब से जी की वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। अब आप मुझे बताओ, एक एस्ट्रोनॉट अपने साथ जो वेइंग मशीन लेके जाते हैं स्पेस में, क्या वो ये 150 रुपये वाली अमेजोन से खरीद के लेके जाते होंगे? अकल लगाओ आप, मतलब नहीं ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है। चलो अब अगला सवाल है। अब दोनों ही थ्योरी के क्वेश्चन है, पर हम ये देखेंगे कि हम ज़्यादा मार्क्स कहाँ अटेन कर पाएंगे। व्हाट आर सेल ऑर्गेनल्स? तो सेल ऑर्गेनल्स आर दी पार्ट्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल्स, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ द सेल। दे आर सिमिलर टू ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइजोसोम है, प्लास्टिड्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज है, वैक्यूल्स हैं, ये सब के नाम यहाँ लिख देना। न्यूक्लियस नहीं लिखना, न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनल नहीं होता। राइट द नेम्स ऑफ। अब कई बच्चे इतने ज़्यादा अपने आप को होशियार समझते हैं कि वो इनके फंक्शन भी लिखना शुरू कर देते हैं। आपसे फंक्शन पूछा है क्या? नो सर। आपको लिखने के एक्स्ट्रा मार्क्स तो मिलने नहीं वाले हैं, लेकिन अगर आपने फंक्शन क्या लिखे होंगे, कट ज़रूर जाएंगे नंबर।
बात समझ में आई? पूछा ही नहीं है ना आपसे, तो फंक्शन लिखने भी नहीं, सिर्फ नाम पूछा है आपसे। नीचे वाला क्वेश्चन अगर देखें, डिस्क्राइब द रोल प्लेड बाय द लाइसोसोम्स। तो आप सबको पता है लाइसोसोम्स के दो बेसिक रोल हैं। पहला रोल है कि ये खाने को डाइजेस्ट करते हैं, अपने अंदर से एंजाइम्स को रिलीज करके, एंड सेकेंडली ये सेल को भी इंगल्फ कर लेते हैं अगर वो डैमेज हो जाए, ताकि आसपास के सेल्स बच जाएं खराब होने से। वाई आर दे टर्म्ड एज? अब क्वेश्चन को पूरा पढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर आपने पहले आंसर में क्या लिख दिया होता कि सुसाइडल बैग्स हैं, तो फिर आप आगे क्या लिखते। अब आपको लिखना है कि ये सेल को बचाने के लिए अपने आप क्या कर लेते हैं, रैप्चर, जिसकी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, क्योंकि ये एक तरीके से अपने आप को रैप्चर करके सेल को बचा रहे हैं आसपास के। हाउ डू दे परफॉर्म देयर फंक्शन? दे स्टोर पावरफुल एंजाइम्स बाय विच दे डाइजेस्ट फूड पार्टिकल्स एंड डाइजेस्ट द सेल। ये सेकेंड पार्ट है। व्हाट हैपन्स टू द ड्राई रेजिन्स व्हेन प्लेस्ड इन प्लेन वाटर फॉर सम टाइम्स? State the reason for whatever is observed and what would happen if the raisins are then placed in salt solution. तो आंसर है, in first case when raisins are kept in plain water, normal water, there will be endoosmosis and raisins will swell up because of the gaining of water molecules, because concentration of water in the surrounding is higher than inside the raisins, क्योंकि रीजन पूछा है आपसे। फिर पैराग्राफ चेंज करना, अगर हम उन्हें सॉल्ट सोल्यूशन में रख देंगे तो उल्टा हो जाएगा। In salt solution, concentration of water inside the raisin is more as compared to the surrounding, and raisins will release the water and hence get shrinked. ये लिखना। अब आप बताओ कौन सा क्वेश्चन करते हैं आप? नीचे बहुत कुछ लिखना है आपको। फर्स्ट वाला समझदारी है करना, क्योंकि उसमें आपको बहुत कम मेहनत करनी है। बोलो, अभी हमारी गलती तो नहीं है ना भाई कि आप वाला क्वेश्चन देने आपने तो हमें ऑप्शन दिया है, तो हम क्या चुनेंगे? अगर मुझे दोनों आते हैं तो ऊपर वाले में तो कुछ करना ही नहीं मेरे को, नीचे वाले में मुझे बहुत कुछ लिखना है, ठीक है ना। अगेन बाकी अगर आप नीचे वाला लिखना चाह रहे हो तो आपको पता है इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें लिखनी है, तो हो सकता है नंबर फिर कट जाए, ठीक है ना, समझ गए ना। बाकी तो दोनों में से कोई भी कर ले, थ्योरी है दोनों। चलो अब अगला आपको बताने में से कौन सा चेंज फिजिकल और कौन सा चेंज, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको इनमें रीजन भी देना है, ठीक है ना। चलो जी, ड्राइंग ऑफ अ शर्ट इन द सन, फिजिकल चेंज है। क्यों? आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, वाटर इज चेंजिंग स्टेट, बोलो, वाटर इज चेंजिंग एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। मैंने आपको एक करके बता दिया, ऐसे करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। जैसे कि सेकंड है राइजिंग ऑफ हॉट एयर ओवर अ रेडिएटर, तो आंसर है अगेन फिजिकल चेंज, बिकॉज जब गर्म हवा होती है तो उसकी डेंसिटी कम होती है और वो ऊपर की तरफ राइज करती है। रीजन क्या है? डेंसिटी ऑफ एयर इज क्या, डिक्रीजिंग, तभी वो ऊपर भाग रही है, बोलो, एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कुछ भी नया तो बना नहीं है। इसके बाद पूछा गया है क्या, बर्निंग ऑफ कैरोसिन इन केमिकल चेंज, CO2 इज फॉर्म, बोलो, क्योंकि भैया आपने उसको जलाया है तो वो ऑक्सीजन के साथ जला होगा और क्या बना होगा, CO2। चौथे पार्ट में बोला गया है चेंज इन द कलर ऑफ ब्लैक टी ऑन एडिंग लेमन जूस टू इट। ब्लैक टी समझते हो आप लोग? उसमें अगर मैं लेमन जूस डाल रहा हूं तो उससे कलर में बदलाव आ रहा है। ये फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है? ये कैसे पता आपको? कौन सा, क्या नया फॉर्म हो रहा है? मैं मना नहीं कर रहा केमिकल चेंज नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूं आपने केमिकल चेंज क्यों बोला? तो नहीं, देखो, कलर चेंज, इरिवर्सिबल, ये सब सेकेंडरी पॉइंट्स है। मेन पॉइंट क्या है? आप मुझे बताओ मेन पॉइंट क्या है कि नया सब्सटेंस बन रहा है या नहीं बन रहा। मेन तो बात ये है ना। अब आप बताओ बन रहा है कि नहीं? क्या? लेमन टी चलो, ये बात आप शायद नहीं जानते हो, लेकिन जो टी होती है
उसमें एंटीजेंस होते हैं जिसको हम एंटी टॉक्सिक सब्सटेंसेस या एंटीऑक्सीडेंट्स भी कहते हैं। बहुत आसान भाषा में कहूँ तो उसके अंदर BHA और BHTs होते हैं जो आपको नहीं पता है, और BHA BHTs नींबू जाने पे डिसोसिएट हो जाते हैं। इन्हें पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स कहा जाता है। अब आप ये सारे वर्ड तो लिखोगे नहीं आप, तो फिर आप क्या लिखोगे इस केस में? बस आपको फिर इतना लिखना होगा। पहली बात तो ये कौन सा चेंज है, और रीजन में आप क्या लिख दोगे कि लेमन जूस इज रिएक्टिंग विद टी एक्सट्रैक्ट। जहां आपको ना पता हो कि भाई वहां पे क्या बन रहा है तो आप लिख देना कि वो रिएक्ट हो रहा है, और अगर वो रिएक्ट होगा तो ऑब्वियसली कुछ नया तो बनाएगा। ऑल तो मैं आपको बता दूं ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ देता है, बाकी चलो छोड़ देते हैं। 5th क्वेश्चन में आ रहा है चर्निंग ऑफ मिल्क क्रीम टू गेट बटर। ऑब्वियस सी बात है ये भी एक कौन सा चेंज है बच्चों, केमिकल। दूध में से आप क्या बाहर निकाल रहे हो, बटर, उसमें एमिनो एसिड यानी प्रोटीन डिसोसिएट हो जाता है। रीजन क्या लिखेंगे, प्रोटीन इज ब्रोकन डाउन। अब आप कहोगे सर मुझे नहीं पता कि प्रिय प्रोटीन बनता है, तो आप कोई बात नहीं, आप लिख दो कि एक नया सब्सटेंस बन रहा है, वो क्या है, क्रीम, यानी कि फैट इज प्रोड्यूस्ड, ऐसे लिख दो, एक ही बात है। कुछ भी नया सब्सटेंस बन रहा है तो एक्चुअली दूध का उबलना, दूध का फटना, दूध में से मलाई अलग होना, ये सब क्या है, सेम प्रोसेस है। इन सब में हम प्रोटीन को तोड़ते हैं और फैट मॉलिक्यूल्स को मिल्क से अलग कर देते हैं। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। और सेक्शन कौन सा आ गया, हाँ ये प्रैक्टिकली स्पीकिंग मुझे सेक्शन अच्छा लगता नहीं है, बहुत बकवास होता है ये सेक्शन। इसका रीज़न है क्योंकि या फिर नहीं भी होता है, ठीक है ना। दो तरीके के स्टडी केसेस आते हैं। एक होता है जिसमें आपको सारे आंसर ऊपर गिवन हो, और एक होता है जब आपको गिवन ही कुछ नहीं होता, ऊपर वाली चीज़ पढ़ने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। हाँ मतलब कुछ फ़ायदा ही नहीं होता है पढ़ने का। तो ये एक फॉर्मेलिटी है। सरकार ने कहा भैया केस बेस्ड क्वेश्चन डालने पड़ेंगे, तो हमारी एजुकेशन वाले लोग डाल तो रहे हैं, बट वहाँ पे भी बहुत मज़े ले रहे हैं। चलो कैसे मज़े ले रहे हैं आपको बताता हूँ। ये दुनिया जहान की कहानी लिखी हुई है, बोलो। चलो मान लो मैंने नहीं पढ़ा ये, मान लो मैं डायग्राम में नहीं देखा ये। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला सवाल क्या है, विच ऑफ द सिंपल प्लांट टिश्यू डिपोजिशन ऑफ क्यूटिन इज फाउंड। बताओ क्यूटिन किस में मिलता है आपसे पूछा गया है कि क्यूटिन कौन से टिश्यू में पाया जाता है। अब आपको ये क्यों पढ़ना है, इसके लिए ना आपने पढ़ा ना मैंने पढ़ा, बोलो यार। इसके बाद पूछ रहे हैं कि उसका फंक्शन बता दो। ऑल्सो डिस्क्राइब क्यूटिन, तो क्यूटिन एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है, सेल वॉल को क्या कर देता है, थिक, स्ट्रेंथ और रिजिडिटी देता है। और आपको इसका आंसर मिलेगा भी नहीं इसके अंदर, शायद, मुझे नहीं लगता है भी नहीं। नहीं, कई बार फायदा होता है पढ़ने, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए होते हैं जो हमने पढ़ाई में नहीं पढ़े होते हैं, वो अलग बात है यार। Why is cork impervious to gases and water? मतलब कॉर्क जो होता है वो गैसेस और वाटर को आने जाने क्यों नहीं दे रहा? Because again it is made up of dead cells. Sclerenchyma actually, sclerenchyma कह रहा हूँ, सेल मेम्ब्रेन्स एंड ऑल सब क्या हो चुके हैं, डेड, और अब वो बिल्कुल भी परमिएबल नहीं बचा है। देयर इज नो परमिएबिलिटी लेफ्ट इन दी सेल्स, ठीक है। लेकिन अगर आप और वाला पार्ट करते हैं, विच टाइप ऑफ टिश्यू इज प्रेजेंट इन द एपेक्स ऑफ द रूट वेन्स ऑफ द लीव्स। रूट में कौन सा टिश्यू बैठा हुआ है एपेक्स में, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, और वेन्स ऑफ द लीव्स में कौन बैठा हुआ, इंटरकैलरी बेटा, जो इंटरनल पार्ट्स की ग्रोथ को संभालता है यार, बोलो। अब आप पता, इसके लिए हमें शायद हो सकता है एक आध का यहाँ पे पढ़ा हो, पता नहीं, पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, कहने का मतलब ये है, डन है। तो इसलिए ये फॉर्मेलिटी सी रह गई, यहाँ पर और कुछ नहीं है। पढ़ना है तो पढ़ लो। देखें इसके ऊपर कुछ है क्या, शायद हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही कहा भाई, ये तो इन्होंने कॉपी किया हुआ है कहीं से। सही फॉर्मेट तो वही है ना। अब जैसे हम हमारे नाम का पहला अल्फ़ाबेट क्या होना चाहिए, कैपिटल, और सरनेम का भी तो क्या ही होना चाहिए, फॉर्मेट तो यही है यार। पढ़ लिया, ऐसा कुछ खास तो मिला नहीं होगा। नीचे कुछ ब्रीड्स लिखी हुई हैं, बोलो। चलो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। वाई बी कीपिंग शुड बी डन इन गुड पैस्चरेज।
टू इंक्रीज द हनी प्रोडक्शन एंड क्वालिटी ऑफ द हनी, ठीक है ना। इसके बाद डज हनी बी हेल्प इन पॉलिनेशन, ऑब्वियसली यस, क्योंकि जब वो जाते हैं किसके लिए, नेक्टर इकट्ठा करने के लिए, तो पॉलन ग्रेन्स उनके पैरों पे चिपक जाते हैं, और जब वो दूसरे फ्लावर पे बैठते हैं तो उनके स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन्स को छोड़ देते हैं और पॉलिनेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। विच टाइप ऑफ फ्लावर्स अट्रैक्ट्स द हनी बी, कलरफुल, वेरी गुड, कलरफुल फ्लावर्स कंटेनिंग नेक्टर। ये मैंने आपको पहले भी कहा था, शायद आपसे मेरी कोई बात नहीं, क्योंकि 10th क्लास का टॉपिक है ये। क्या होता है कि एक शॉप में फ्लावर्स बिल्कुल शॉपकीपर की तरह काम करते हैं। एक शॉप में आप पहली बार कब जाते हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में जब वो शॉप अट्रैक्टिव होती है या वहाँ का सामान आपको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। लेकिन वो आप पहली बार जाते हो, बस दूसरी बार कब जाओगे, जब वहाँ का सामान क्या होगा, अच्छा होगा। मान लेते हैं कि एक डीसी चौक जगह का नाम सुना हो आपने, वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं लेकिन आप कभी नहीं जा रहे थे। एक दिन वहाँ पे शाहरुख खान आ जाते हैं और कहते हैं कि शॉप पे आओ, बड़ा अच्छा सामान मिलता है। तो मुझे लगता है कि जो जो उनके फ़ैन हैं वो एक एक बार तो एटलीस्ट जाएंगे। अब अगर आप एक बार गए लेकिन वहाँ पे सामान ही बहुत गंदा मिला तो आप नहीं जाओगे अगली बार। लेकिन अगर आप एक बार गए और आपको वहाँ पे क्या मिला तो फिर आप बार बार जाओगे। पहली बार किसने खींचा वहाँ पे, एक सेलिब्रिटी ने, शाहरुख खान ने। उसके बाद तो उसी को खींचना पड़ेगा ना कि हर मंडे शाहरुख खान आएगा कि भाई आज भी आ जाओ, कल भी आ जाओ, नहीं, मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही फूलों के साथ भी ये ध्यान रखना। अच्छे अच्छे रंग दूर से किसको खींच लेते हैं, कीड़ों को, फ्लाइज को, कि भैया यहाँ पे मज़ा आएगा, नेक्टर मिलेगा। लेकिन अगर उन्हें क्या नहीं मिलता तो आपको पता है ये लल्लू लोग नहीं होते, बहुत होशियार लोग हैं ये। इंसान से ज़्यादा दिमाग है इनके पास, दिमाग, इंसान से ज़्यादा होशियार है ये। अगर इन्हें क्या नहीं मिला तो उस कॉलोनी में जाएंगे नहीं दोबारा, समझ गए आप। और नहीं गए तो वहाँ का पॉलिनेशन रेट बहुत स्लो हो जाएगा, शायद प्रजाति खत्म भी हो जाए। तो इसीलिए ये गिव एंड टेक वाला रिलेशन है बच्चों। ऐसा नहीं है कि कोई एक का फ़ायदा हो रहा है दूसरे का नहीं। इस दुनिया में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, ना इंसानों में और ना ही जानवरों में, कीड़ों में, फ्लावर्स, किसी में नहीं। आप मुझे बताओ यहाँ पे हनी बी का फ़ायदा है या फूलों का फ़ायदा या दोनों का फ़ायदा है? ऐसा कोई रिश्ता थोड़ी ना है जिसमें सिर्फ एक का फ़ायदा होता है। कोई रिश्ता है क्या ऐसा? कोई नहीं है, कोई नहीं। चलो बहुत बढ़िया। मेंशन द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द हनी बी। हनी, वैक्स और वैक्स, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द बेस्ट सीजन टू स्टार्ट बीहाइव? क्या आप ये वहां तो लिखा नहीं हुआ था देखो, तो वही मैं बोल रहा हूँ ना आपको, है। देखो आपको सबको पता होना चाहिए कि जो फ्लावर्स होते हैं उनमें नेक्टर्स या उनकी जो क्वालिटी ऑफ नेक्टर है या उनके जो सेपल्स हैं वो सबसे ज़्यादा खुली हुई कब होती हैं? समर्स में। कब? तो सबसे ज़्यादा नेक्टर वो कब इकट्ठा कर सकते हैं? समर में, ताकि विंटर में उसको आराम से बैठ के प्रोड्यूस कर सकें। तो इसीलिए इसको स्टार्ट करने का बेस्ट समय क्या होता है? इन समर, ठीक है ना, ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या इकट्ठा हो सके? नेक्टर। फिर बाद में चाहे वो उसको किस में कन्वर्ट करते रहेंगे, हनी में, बीहाइव को और बड़ा करेंगे, एंड ऑल। समझ गए? पढ़ लो ये भी। पढ़ लिया? क्वेश्चन आ रहा है, रीड द टेक्स्ट केयरफुली। वो तो ये तो पढ़ लिया होगा आपने। कुछ जानकारी मिली? अरे क्या बात करो, जानकारी तो मिली होगी ना। अब वो काम आएगी नहीं आएगी वो अलग बात है ना यार। चलो आओ देखते हैं। What mass of silver nitrate will react with 5.85 ग्राम ऑफ क्या? सिल्वर क्लोराइड टू प्रोड्यूस 14.35 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड क्या? तो क्या पहली बात तो ये जो रिएक्शन हो रही है वो किसके बीच में हो रही है? देखो ये रिएक्शन हो रही है सिल्वर नाइट्रेट प्लस क्या? सोडियम क्लोराइड, गिविंग क्या? सिल्वर क्लोराइड। मैंने फॉर्मूला लिख दिया गलती से, जो कि आपको नहीं आता होगा, कोई बात नहीं, हम नॉर्मली लिखते हैं। क्या? सिल्वर क्लोराइड एंड क्या? सोडियम नाइट्रेट। बोलो अब बताओ जी, सिल्वर नाइट्रेट का कितना मास होगा? इसको लेट कर लेते हैं क्या? x। क्या कर लेते हैं?
अब NaCl जो है वो हमारे पास कितना है 5.85 ग्राम्स। सिल्वर क्लोराइड हमारे पास कितना है, सिल्वर क्लोराइड हमारे पास कितना है 14.35 ग्राम्स। सोडियम नाइट्रेट हमारे पास कितना है 8.5। क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्वेश्चन है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ क्या, बहुत बढ़िया भाई, मास ऑफ रिएक्टेंट्स बराबर होता है किसके, मास ऑफ प्रोडक्ट्स के। अब मास ऑफ रिएक्टेंट कितना हो गया, x प्लस 5.85 इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट कितना हो गया 14.35 प्लस में 8.5। अब 14.35 प्लस 8.5 कितना हो गया 22.85, है ना, 22.85। अब यहाँ से x आ गया 22.85 माइनस 5 विच इज 17 क्या 17 ग्राम। और फिर लास्ट में स्टेटमेंट जरूर आएगी क्या, हेंस मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट रिक्वायर्ड इज 17 ग्राम। डन है। इसके बाद कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एक कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, तो उसके लिए आपको कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आना चाहिए। अब कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मूले के लिए, कैल्शियम या पीछे कर देता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मूले के लिए हमारे पास कैल्शियम है और यहाँ पे कौन है कार्बोनेट, दोनों की वैलेंसी क्या क्या होती है 2 2। उस हिसाब से फॉर्मूला आ गया CaCO3। अब अगर इसका फॉर्मूला CaCO3 है तो ऑक्सीजन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 3। एक कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम्स कितने हमारे पास 3। कितने हैं 3। बात समझ में आ गई। तो ये कोई मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना। इसके बाद अगला सवाल हमारे पास आ रहा है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ एमोनिया गैस। हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए, बोलो। तो किसी को एमोनिया गैस का फॉर्मूला पता है क्या, यार मैम को आती तो है बनानी, तो मैम बना दिया करेंगे। मैम से बात करो। एमोनिया गैस क्या, NH3। एमोनिया गैस कौन है, अब NH3 का आपको मोलर मास निकालना है। तो मोलर मास N का कितना होता है 14 इंटू में 1 है, बोलो। H का कितना होता है इंटू में 3, तो कितना आ गया 17 ग्राम पर मोल। समझ गए, कोई दिक्कत, पक्की बात है, खत्म, डन हो गया।